हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आप लोग के एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, है ना? चलिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आज का अपना टॉपिक, जिसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब हम आगे पढ़ रहे हैं तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कैसे जो लिंक रिएक्शन है और क्रेब साइकिल है। लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल, इनका प्रोडक्ट हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ईटीएस में। ईटीसी या ईटीएस में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। क्या ऑक्सीडाइज कर रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ लिंक रिएक्शन है क्रेब साइकिल। देखो, बात करें हम लिंक रिएक्शन की, तो लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड जा रहा था। पायरुविक एसिड क्या कर रहा था, एक CO2 को निकाल रहा था और NADH को निकाल रहा था। और ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जा रहा था किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अब ये कुछ एसिटाइल कोएंजाइम है, ये जा रहा था क्रेब साइकिल में, जहां पे ये प्रोडक्ट रिलीज कर रहा था 3 NADH, एक FADH2 और एक ATP। इतना चीज बन रहा था अपना, है ना? एक एसिटाइल को ए से, मीन्स अगर ये एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनेंगे तो दो एसिटाइल को ए बनेंगे, मीन्स यहाँ पे दो CO2 और दो NADH निकलेगा हमारा एक लिंक रिएक्शन से। इसको बोल रहे हैं लिंक रिएक्शन। अब ये आगे जाएगा, एसिटाइल को एंजाइम एक दो बनेंगे तो ये क्रेब साइकिल भी दो बार चलेगी और ये सारे के सारे इसके प्रोडक्ट भी मल्टीपल ऑफ टू में हमको देखने को मिलेंगे। अब देखो, जो ग्लाइकोलिसिस में अपन बात कर रहे थे कि इतने सारे एटीपीज मिलेंगे, इतने सारे एटीपीज मिलेंगे, क्या हमको मिले? क्या नहीं मिले। तो अब हम एक्चुअली में यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमको इतने सारे एटीपी जनरेट होते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, है ना? अब उसको देखने के लिए पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है किसी भी यूकैरियोटिक सेल में, वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को अपन पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट से एनर्जी को लिबरेट करता है, एनर्जी को निकालता है। अगर सबसे पहले हम समझें स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो ये अपन सेल सेल जो चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वहां पे पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में। लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू लेके हम यहाँ पे चलेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कितने लेयर है, दो लेयर का है, ठीक। आउटर लेयर इसकी कॉन्टिन्यूअस होती है बिना किसी इन फोल्डिंग्स के, लेकिन इसकी जो इनर वॉल होती है उसमें इन फोल्डिंग्स होते हैं और इस इन फोल्डिंग्स को बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक। सेल साइज, जब हम सेल चैप्टर पढ़ते हैं वहां पे इससे कई सारे क्वेश्चंस भी रिपीटेडली नीट में पूछे गए हैं कि जो इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या बोलते हैं, तो क्रिस्टे बोलते हैं। ये चीज याद रखिएगा। अब ये जो इनफोल्डिंग है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है, एक आउटर कंपार्टमेंट और दूसरा इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स और जो आउटर कंपार्टमेंट है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इतना समझ में आया? अब देखो, बात करें जो अभी हमने पढ़ा लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल, उनका साइट क्या है? उनका साइट है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मींस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हमारा लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल होता है। अब देखो, जो प्रोडक्ट हमको मिलेंगे NADH और FADH2, है ना, ये सब कहाँ ऑक्सीडाइज होंगे? ये सारे के सारे ऑक्सीडाइज होंगे कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता कहाँ है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है इन इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन में होता है, ठीक। जो एटीएस होता है वो कहाँ पे चलता है? इनर मेम्ब्रेन पे। इनर मेम्ब्रेन पे टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस अरेंज होते हैं। कितने कॉम्प्लेक्सेस? 5 कॉम्प्लेक्सेस। देखो, अभी जो हमने देखा बस सेम चीज है, इसको अपन मान ले रहे हैं इनर मेम्ब्रेन, एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। ये एक इनर मेम्ब्रेन है जिसमें ये 5 कॉम्प्लेक्सेस अरेंज्ड है, ठीक। अब बात ये समझो कि जो NADH बना है और FADH2 बना है, इनकी जो साइट होगी ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडाइज होगी। सबसे पहली बात तो ये, हम इधर की तरफ मैट्रिक्स मान के चल रहे हैं, इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इतना चीज क्लियर?
अब इस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5 अरेंज्ड है। अब इन्हीं के बारे में हमको इनके फंक्शनिंग के बारे में पढ़ना है, तो इसको हम जल्दी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स 1 की अगर हम बात करें तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स NADH डिहाइड्रोजिनेस। क्या बोल रहे हैं? NADH डिहाइड्रोजिनेस। अब ये जो NADH डिहाइड्रोजिनेस है ये करेगा क्या? NADH को ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा? NADH को ऑक्सीडाइज करेगा। अब यहां पे देखो, इस NADH के ऑक्सीडेशन से एक तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और साथ में इसके इलेक्ट्रॉन निकलने के साथ साथ इसमें से कुछ एनर्जी भी निकलेगी। अब उस एनर्जी को ये कॉम्प्लेक्स यूटिलाइज करेगा, ये 4 प्रोटॉन्स को इधर पंप करने के लिए। कितने प्रोटॉन्स को? 4 प्रोटॉन्स। अब कॉम्प्लेक्स 1 ने इलेक्ट्रॉन लिया NADH से, NADH को ऑक्सीडाइज किया और कन्वर्ट किया NAD प्लस में, और उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर दिया आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास। अब और इसके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिली उसको यूज किया इसने 4 प्रोटॉन्स को इनर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप करने के लिए। कहां से? मैट्रिक्स से। इतना क्लियर? ठीक। उसके बाद अब ये जो इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर के पास आया है ये इस इलेक्ट्रॉन को भेज देगा किसको? यूबीक्यूनॉन को। किसको भेज देगा? यूबीक्यूनॉन को। अब देखो, यूबीक्यूनॉन को हम रिलेट कर सकते हैं प्लास्टोक्यूनॉन से। किससे? प्लास्टोक्यूनॉन जो हम पढ़े थे कहां पे? फोटोफॉस्फोराइलेशन में, है ना? नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़े थे अपन फोटोसिंथेसिस में, उससे रिलेट कर सकते हैं। दूसरा चीज, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा? NADH को ऑक्सीडाइज करेगा। अब याद करो, अगर हम क्रेब्स साइकिल के वो याद करें तो एक प्रोडक्ट और बना था जिसको अपन बोल रहे थे FADH2, है ना? वो बना था जब सक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा, सक्सिनाइल को कन्वर्ट हो रहा था, नहीं, सक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा था किसमें? फ्यूमरेट में। तो यहाँ पे हमारा क्या बना था? FADH2 एक मॉलिक्यूल बना था एक बार की साइकिल। अब ये भी तो ऑक्सीडाइज होगा ATS में, ये ऑक्सीडाइज होगा कॉम्प्लेक्स 2 के पास। देखो, अब एक बात ये, जो NADH होता है उसके पास ऑक्सीडेशन के बाद इतनी एनर्जी निकलती है कि वो इस प्रोटॉन को मैट्रिक्स से पंप कर पाए। कहां पे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। लेकिन जब FADH2 ऑक्सीडाइज होगा तो ये इसके पास इतनी एनर्जी नहीं निकलेगी कि ये प्रोटॉन को मैट्रिक्स से यहाँ पे पंप कर पाए। तो कॉम्प्लेक्स 2 कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसको बोलते हैं अपन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इससे क्वेश्चन ये बनता है, कौन सा ऐसा एंजाइम है क्रेब्स साइकिल का जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं मिलता? तो वो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना? ये अपने को कहा मिलता है? इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इतना चीज क्लियर? अब ये कॉम्प्लेक्स 2 भी इलेक्ट्रॉन लेगा FADH2 से और उसको भेज देगा किसको? यूबीक्यूनॉन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि बोथ कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 गिव्स इलेक्ट्रॉन 2, तो वो हो जाएगा यूबीक्यूनॉन। दोनों ही कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को किसको दे रहे हैं? यूबीक्यूनॉन को। अब ये यूबीक्यूनॉन सेम एज प्लास्टोक्यूनॉन फंक्शन करेगा, ये भी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोटॉन को पकड़ेगा और खुद के साथ बाइंड करके खुद को रिड्यूस कर लेगा एक फॉर्म में जिसको बोलेंगे यूबीक्यूनॉल। क्या बोल देंगे? यूबीक्यूनॉल। अब ये यूबीक्यूनॉल, ये इधर से भी इसका भी यूबीक्यूनॉल, इसका भी यूबीक्यूनॉल, रिड्यूस्ड फॉर्म है यूबीक्यूनॉल। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों देगा एक तीसरे कॉम्प्लेक्स को जिसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स BC1। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स BC1। अब ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन को तो पंप करेगा लेकिन साथ में इस प्रोटॉन को भी लेगा और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर देगा। तो ये भी कॉम्प्लेक्स 3 भी 4 प्रोटॉन को पंप करता है। अब देखो, बात यह है कि कॉम्प्लेक्स 3 जो इलेक्ट्रॉन को लिया अब वो ट्रांसफर करेगा कॉम्प्लेक्स 4 को। लेकिन बात जो हमें याद रखने वाली ये है कि कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर काम करता है जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C से क्वेश्चन बनता है कि साइटोक्रोम C इज लोकेटेड इन, तो इसको बोलते हैं आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ठीक, इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे ये साइटोक्रोम C लोकेटेड होता है और ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट
transport electron between complex 3 and 4। ठीक, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करेगा, पहली बात। दूसरी बात देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है, ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है इसका नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ठीक, एनसीईआरटी में आप लोग देखते चलेंगे, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। मतलब देखो, अगर हम कॉम्प्लेक्स क्या फंक्शन कर रहा है वो अपने को पता है तो उसका नाम हम ऑटोमेटिकली याद कर सकते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स 1 NADH को ऑक्सीडाइज कर रहा था तो कॉम्प्लेक्स 1 को बोल दिया हम NADH डिहाइड्रोजिनेज बोल दिए। फिर जो कॉम्प्लेक्स 2 है उसको हम बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये एंजाइम हमको पता है कि ये सक्सिनेट से फ्यूमरेट को कन्वर्ट करता है, तो अपने को कॉम्प्लेक्स 2 भी याद है। कॉम्प्लेक्स 3 की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स BC1 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो साइटोक्रोम B और C1 होता है, तो इसलिए इसको साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स 4 है उसको बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, क्योंकि ये साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज करेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। इतना चीज क्लियर है। उसका कॉम्प्लेक्स 4 में ही 2 कॉपर सेंटर्स पाए जाते हैं, ये भी अपने को याद रखना है। अब ये साइटोक्रोम जो कॉम्प्लेक्स 4 है ये इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C से लेगा और फाइनल टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अपन बोल रहे हैं टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक, ऑक्सीजन को बोल रहे हैं टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, मॉलिक्यूल बोल के क्वेश्चन बनता है और एटम बोल के क्वेश्चन बनता है। अगर कोई नंबर ऑफ NADH दे दिया तो वहां पे पूछ लिया कितने मॉलिक्यूल ऑफ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की रिक्वायरमेंट होगी, तब हम O2 के हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर वही पूछ लिया वो कितने एटम्स की रिक्वायरमेंट है, तब हम सिंगल ऑक्सीजन को कैलकुलेट करेंगे नंबर के हिसाब से। ठीक है, अब ये जो है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ना चीज क्लियर। अब देखो, बात ये है कि ये सारी चीजें हो क्यों रही है। ये कॉम्प्लेक्स 1 भी 4 प्रोटॉन को पंप किया, कॉम्प्लेक्स 3 भी 4 प्रोटॉन को पंप किया और ये कॉम्प्लेक्स 4 भी 2 प्रोटॉन को पंप किया। अब ये जो प्रोटॉन यहाँ पे पंप हो रहे हैं इसके वजह से बन रहा है प्रोटॉन ग्रेडियंट। यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। देखो, एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो ETS है उसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन कौन करवाता है, कौन सी एनर्जी ये करवाती है, तो वो ऑक्सीडेज रिडक्टेज या ऑक्सीडेशन या तो रिडॉक्स, रिडॉक्स पूरा बोल लो। ठीक है, या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोल लो या तो रिडॉक्स बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो। उसके वजह से यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे हम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में पढ़ रहे थे कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होते थे, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे बनेंगे, ये कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू यहाँ से निकलेंगे। कॉम्प्लेक्स 5 को बोलते हैं ATP सिंथेटेज। क्या बोलते हैं, ATP सिंथेटेज। ATP सिंथेटेज। अब इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है F0, एक होता है F1। F0 जो होता है वो चैनल का फॉर्मेशन करता है। ये जो F0 है ये बनाएगा एक चैनल, एक रास्ता जिसके द्वारा ये जो प्रोटॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेंगे। अगर हम इसका एक कॉन्सेप्ट समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि ये डैम है, डैम के नीचे एक पंखे वाला मोटर लगा है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब यहाँ से पानी निकलेगा, ये इस मोटर को घुमाएगा ये पानी और यहाँ से ATP, यहाँ एनर्जी बनेगी। ये कॉन्सेप्ट अपने को डायनेमो वाला पता है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाते हैं अपन। यहाँ से जब प्रोटॉन तेजी से निकलेगा इस चैनल के थ्रू, तो यहाँ पे जो F1 कॉम्प्लेक्स है इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होने की वजह से यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है। ये लाइन लिखी हुई है। तो जो मेन क्वेश्चन, अगर हम, ये तो हुई बात ETS की पूरी कंप्लीट होगी, जिसमें अपने को याद क्या क्या रखना है, सबसे मेन बात कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखना है। ठीक, दूसरी बात कॉम्प्लेक्स 4 में क्या क्या इन्वॉल्व है वो याद रखें, तो 2 कॉपर सेंटर इन्वॉल्व हैं, एक साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज कर रहा है और ऑक्सीजन को टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह यूज कर रहा है ये,
क्वेश्चन आता है कि साइटोक्रोम BC1, तो ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। साइटोक्रोम C की पोजीशन से क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 है, ये इलेक्ट्रॉन को किसको देते हैं, तो यूबीक्यूनॉन को देते हैं, जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके यूबीक्यूनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीजें अपने को याद रखनी है। दूसरी चीज, हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं कि एक एटीपी को बनाने के लिए टोटल 3H+ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ते हैं एक एटीपी को बनाने के लिए हमको 4 प्रोटॉन्स की रिक्वायरमेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अपने को याद रखनी है। बाकी